स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस लाइव क्लास में। और मैं आपको बता दूं पहले कि आज का जो हमारा लाइव क्लास है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट यूनिट है, लास्ट टॉपिक है ओलिगोपोली मार्केट। जो हमारा पीजीटी का बैच अभी चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, उसके लिए लास्ट बैच हमारा लास्ट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ओलिगोपोली मॉडल। और ओलिगोपोली मॉडल में हम पूरा पढ़ेंगे कि ओलिगोपोली क्या है, ये मॉडल क्या है, इसमें जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो मॉडल क्या कहता है ना। क्या ओलिगोपोली मॉडल जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही मॉडल मॉडल है। हम कई बातों की यहाँ चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से हमारे लाइव सेशन में जो है जुड़ जाइए। चलिए, तो हम लोग आज बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ओलिगोपोली की। और ओलिगोपोली मॉडल में जो है ओलिगोपोली में हम लोग कोणदार मांग वक्र की चर्चा करेंगे। किंग डिमांड कर्व का चर्चा करेंगे। किंग डिमांड कर्व की हम चर्चा क्यों करेंगे? क्या किंग डिमांड कर्व में पढ़ने से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आ सकते हैं? बिल्कुल। यदि आप पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स के एमए के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्पाधिकार का बाजार, ओलिगोपोली मार्केट, और उसमें ये किंग डिमांड कर्व, कौनदार मांग वक्र। ठीक है, ये कौनदार मांग वक्र जो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, चलते हैं, समझते हैं इस चीज को। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहले चलते हैं कि समझते हैं कि ओलिगोपोली है क्या। ओलिगोपोली क्या है, इस चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट को देखो। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? अगर ओलिगोपोली के शाब्दिक अर्थ पर चलेंगे तो ओलिगोपोली जो इसको अल्पाधिकार हिंदी में कहते हैं, तो ये अल्पाधिकार जो है, ओलिगोपोली जो है, ये जनरली अगर हम देखेंगे तो ये ओलिगो और पॉलियन दो वर्ड्स हैं, है ना, जैसे मिलकर बना होता है। और ओलिगोई जो है, ओलिगो इसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा, और पॉली का मतलब होता है विक्रेता, है ना। तो ओलिगोपोलिक अगर आप देखेंगे, ओलिगोपोली, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है थोड़े विक्रेता, है ना। क्या हो जाता है? थोड़े विक्रेता, मतलब कुछ विक्रेता, 2 4 5 7 10, ये जो है। स्वागत है सभी का, मुकेश जी, चंदन जी। देखिए, एक्चुअल में जो ओलिगोपोली है ना, क्या है ओलिगोपोली? जिसको आप अल्पाधिकार कहते हैं। ओलिगोपोली जो है, जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, उसी का एक रूप होता है ओलिगोपोली। और इसमें क्या होता है बताते हैं। ओलिगोपोली का शाब्दिक अर्थ आप जान ही गए कि कुछ विक्रेता होंगे। किसके कुछ विक्रेता होंगे? जो वस्तुएं बाजार में बिक रही हैं वो या तो एक जैसी हैं, समान वस्तुएं हैं, या फिर उन वस्तुओं में थोड़ा अंतर है, यानी वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, या थोड़ी भिन्नता है। हाँ, सदानंद जी, सबका भी स्वागत है। तो इसमें जो थोड़े विक्रेता होते हैं, तो वे या तो निकट स्थानापन्न वस्तु को बेचते हैं या समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी एक जैसी वस्तुओं के कई विक्रेता होते हैं। कई मतलब बहुत नहीं, कई, 2 4 5 7 थोड़े विक्रेता होते हैं, है ना। या तो वो एक जैसी वस्तुएं होती हैं या तो निकट स्थानापन्न होती हैं। समझ गए ओलिगोपोली का मतलब? क्या हो गया ओलिगोपोली का मतलब? कि समान वस्तुओं के कुछ विक्रेता या स्थानापन्न वस्तुओं के कुछ विक्रेता। ओलिगोपोली का मतलब क्या हो गया? थोड़े विक्रेता। किसके थोड़े विक्रेता? तो समान या स्थानापन्न वस्तुओं के कुछ विक्रेता होते हैं। ओलिगोपोली अल्पाधिकार, है ना, समान या स्थानापन्न वस्तुओं के, स्थानापन्न, है ना, स्थानापन्न वस्तुओं के कुछ विक्रेता होते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं के थोड़े या कुछ विक्रेता क्या होते हैं? स्थानापन्न वस्तु के थोड़े या कुछ विक्रेता होते हैं।
वस्तु एक जैसी होती है या क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। ये तो ओलिगोपोली में आपने देख लिया। अगर ओलिगोपोली के डिवीजन को आप देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको जानने के लिए जो है देखिए कई प्रकार है। थोड़ा स्थिर से और ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट जो बना रहा है उत्पादक, जो आपने इम्परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में देखा था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बाजार में आपने देखा था कि एक उत्पादक जो है वो क्या करता है कि जो वस्तु बनाता एक, वो दूसरे उत्पादक से थोड़ा भिन्न। क्लोज सब्स्टिट्यूट में क्या था कि क्लोज सब्स्टिट्यूट में वस्तुएं एक ही प्रयोग में आएंगी, लेकिन उसमें थोड़ी भिन्नता होगी। जैसे रूप, मान लीजिए दूसरे कलर, किसी का कलर चेंज होगा, किसी का साइज चेंज होगा, किसी का शेप चेंज होगा, किसी का सेंट चेंज होगा, किसी का कलर चेंज होगा, किसी का एडवर्टाइजिंग करने का तरीका चेंज होगा, है ना। जैसे आप थम्स अप को देख लेंगे, फेंटा को देख लेंगे या स्प्राइट को देख लेंगे, है ना। जैसे तो सबका एडवर्टाइज का तरीका अलग अलग है, सबका कलर अलग अलग है, फ्लेवर अलग अलग है, लेकिन सारा क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स है ना। उसी तरह अगर साबुन को आप देखेंगे, तो साबुन क्या है, यूज कहाँ है, कहाँ यूज, शरीर में लगाया जाता है कब, स्नान करने के टाइम में। तो सबका वही काम है, लेकिन किसी का कलर दूसरा मिलेगा, कोई हरा, कोई उजला, कोई गुलाबी, कोई पीला, कोई नीला, कोई कुछ। ऊपर का कवर डिजाइन बदला रहता है, प्रचार करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से ओलिगोपोली में जो एक इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही एक फॉर्म है ओलिगोपोली, जिसमें दो चार विक्रेता, कुछ विक्रेता होते हैं, वो एक वस्तु विभेद के आधार पर भी जो है आ, डिवाइड किया जाता है ओलिगोपोली को। उसको कहते हैं प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली और इम्परफेक्ट, यानी पूर्ण ओलिगोपोली और अपूर्ण ओलिगोपोली। उसी तरह अगर मार्केट में फर्म की एंट्री पर आधार पर चलेंगे, एक होता है ओपन ओलिगोपोली, है ना, और दूसरा क्लोज ओलिगोपोली। ये आप टाइप्स देख लीजिए, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे उस चीज को देखेंगे हम लोग कि कहाँ क्या कर रहे हैं, आ जाएगा आपको। उसके बाद अगर सहमति के आधार पर देखेंगे, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो कपटपूर्ण संधि और गैर कपटपूर्ण संधि, कॉल्यूसिव ओलिगोपोली और नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, दोनों। कपटपूर्ण संधि और गैर कपटपूर्ण संधि ओलिगोपोली को अगर आप देखेंगे, तो ये इस कपटपूर्ण संधि और गैर कपटपूर्ण क्या सब चीज हम लोग चलेंगे। कीमत नेतृत्व प्राइस लीडरशिप के आधार पर चलेंगे। एक पार्शियल ओलिगोपोली और फुल ओलिगोपोली में डिवाइड किया जाता है ना। किसमें, पार्शियल ओलिगोपोली और फुल ओलिगोपोली में इसका डिवीजन होता है ना। आंशिक अल्पाधिकार और पूर्ण अल्पाधिकार। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और क्या है देखते हैं। अब ये तो हो गया हमारा। अगर ओलिगोपोली की विशेषता को आप देखेंगे, तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आपने क्या देखा कि ओलिगोपोली में कुछ फर्में होती हैं जो समान वस्तुओं को बेचती हैं, है ना। कुछ फर्में हैं जो क्या करती हैं, समान वस्तुओं को बेचती है। डिमांड अनसर्टेन होता है, डिमांड पता नहीं कितना होता है इसमें। फर्म क्या होता है, अगर मान लीजिए कुछ विक्रेता है, दो चार विक्रेता है, तो उसमें परस्पर क्या होता है, विरोधी भाव होता है। कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे को जो है कंपटीशन में लगे रहते हैं जनरली। लेकिन अगर वो कंपटीशन नहीं करके अगर समझौता कर ले कि भाई देखो हम कीमत बढ़ा रहे हैं, तुम भी बढ़ा देना, ऐसा होता है बाजार में, क्या होता है हम बताएंगे आपको कैसा है। तो वहां पर क्या हो जाता है कि एक अधिकारी अगर मान लीजिए समझौता कर ले बेचने वाला कि हम भी बढ़ाते हैं तुम भी बढ़ा दो, खरीदने वाला तो खरीदवे करेगा, तो वो समझौता कर लेता है, तो सब मिलके मोनोपोलिस्ट के जैसा हो जाता है। और कीमत स्थिरता, देखिए प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस राइजिडिटी, कीमत स्थिरता की यहाँ बड़ी चर्चा होती है। जो ओलिगोपोली मार्केट से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल होते हैं, वहाँ एक प्राइस राइजिडिटी का सवाल आता है ना। प्राइस राइजिडिटी, है ना। कीमत दृढ़ता एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है,
किसका? कीमत दृढ़ता शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। ये कीमत दृढ़ता क्या है, इस पर भी हम लोग चलेंगे और देखेंगे। चलते हैं आगे। सबसे पहले है अल्पाधिकार में कीमत निर्धारण, है ना। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली और इन ओलिगोपोली मार्केट। ये जो ओलिगोपोली बाजार है, इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा, कीमत निर्धारण कैसे होगा, कैसे होगा कीमत निर्धारण, कोई बताइए। देखिए, कई बातें हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले चलते हैं स्वतंत्र कीमत निर्धारण, है ना। स्वतंत्र कीमत निर्धारण मतलब कि जो इंडिपेंडेंट प्राइसिंग है, इसको हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट प्राइसिंग, है ना। ये कब होगा कि हर एक उत्पादक जो है वो अपना प्राइस डिसाइड करेगा। ये ऐसा कब होता है? देखिए, इसका मतलब क्या है पहले समझिए। इसका मतलब है प्रत्येक फर्म जो है अपनी वस्तुओं की जो कीमत है उसकी अपनी निर्धारण नीति होती है, यानी खुद वो फर्म निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए 3-4 फर्म बाजार में है, तो हर एक फर्म अपना कीमत डिसाइड करता है कि उसको कितना कीमत रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। क्योंकि इस ओलिगोपोली में सभी एक जैसी वस्तुओं को उत्पादन करते हैं। दूसरा, यदि फर्म मान लीजिए अलग अलग वस्तुओं को उत्पादन करती है, यानी कि वस्तुओं में थोड़ा डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कि जो आप ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे फेंटा हो, माजा हो, स्प्राइट हो, है ना, कोको कोला हो, थम्स अप, है ना, ठंडा मतलब कोको कोला। तो उसमें क्या होता है कि वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, कलर में अंतर है, प्रचार करने का तरीका अंतर है, बोतल का डिजाइन का अंतर है ना, फ्लेवर में भी थोड़ा अंतर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है तो हर एक जो प्रोडक्ट है, उत्पादक है, प्रत्येक उत्पादक जो है वो अपने तरीके से कीमत डिसाइड करता है ना, कि कितना कीमत रखना है। तो इसमें स्वतंत्र कीमत निर्धारण की नीति होती है यदि फर्म अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, यानी डिफरेंशिएटेड गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, तो उस केस में प्रत्येक फर्म अपनी अपनी कीमत निर्धारण करेगा, अपना अपना प्राइसिंग पॉलिसी होगा उसका। दूसरा, देखिए समूह या गुटबंदी। अब ये देखिए गुटबंदी क्या है, हम आपको इस बताएंगे कि गुटबंदी क्या है ना। ये गुटबंदी क्या है? देखिए, इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कार्टेल। ध्यान दीजिएगा, कार्टेल एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? इसमें, गुटबाजी में। अच्छा, ये इसमें होता क्या है, गुटबाजी कैसे होता है? देखिए, और ये क्या भारतीय बाजार में ऐसा हुआ है? तो इसका भी एग्जांपल हम आपको देते हैं कि भारतीय बाजार में ऐसा कब हुआ। देखिए, अभी जो आप टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियां देखते हैं, कितनी कंपनियां हैं? अगर आपको नाम हम गिनाए तो एयरटेल है, भाई साहब बीएसएनएल है, भाई साहब नहीं लगेगा, बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा, ठीक है, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई साहब नहीं लगेगा। हालांकि अब बहुत सुधर गया है बीएसएनएल, भी मुनाफा भी बहुत हुआ है। अच्छा, उसके बाद वी आई, वोडा आइडिया, और एक है जियो, जे आई ओ, जियो। और किसी को जानते हैं क्या? टेलीकॉम कंपनियों में दूर संचार कंपनियां जो है, और किसी को जानते हैं दूर संचार कंपनियां, और किसी का नाम जानते हैं? नहीं जानते होंगे। तो कितने विक्रेता हैं? 4 विक्रेता है। कौन कौन है? एयरटेल, बीएसएनएल, वी आई और जियो। तो ये 4 विक्रेता आपके बाजार में हुए ना, सब क्या बेचता है भाई? सर्विस प्रोवाइड करता है, हेलो हेलो करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, है ना। किसके लिए? इंटरनेट और हेलो हेलो, कौन के लिए? दूरसंचार कंपनियां। ये आप 4, तो कुछ विक्रेता है ना यहाँ। उसी तरह अगर आपको हम कह दें कि भाई ठीक है बताओ भाई, कि जो पेट्रोलियम कंपनियां है किसी का नाम बताओ, तो
तो आप किसका किसका नाम बताइएगा? हिंदुस्तान का बताइएगा, है ना, रिलायंस का बताइएगा, और किसका, कुछ और एक दो ठो नाम बता दीजिएगा, यही ना। तो वहां भी कुछ ही विक्रेता होते हैं, तो पेट्रोलियम कंपनियां जो है वो भी ओलिगोपोली मार्केट का एग्जाम्पल है। उसी तरह अगर भारत में कहेंगे, एयरलाइंस में आ जाइए आप, कि उड़ के हमको जाना है अमेरिका, कहाँ जाना है, अमेरिका, या मान लीजिए जाना है रसिया या अंटार्कटिका, तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां कितनी है, दो चार का नाम आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ओलिगोपोली मार्केट का एग्जाम्पल है। अब ये ओलिगोपोली मार्केट में कार्टेल कैसे बनता है, उसको समझिए। इन अभी जो चार कंपनियां हैं, अगर मान लीजिए चारों कंपनियां अभी मिल जाए, समझौता कर ले लिखित में, लिखित में ना करे, चुपचाप कह दे भैया हम लोग गुटबंदी कर लो ना, ऐसा करो ना, हम टैरिफ बढ़ाते हैं, तू टैरिफ बढ़ा देना, क्या करेगा, हम टैरिफ बढ़ाते हैं, तू टैरिफ बढ़ा देना, और सभे को मुनाफा होगा। तब क्या होगा, थोड़े कस्टमर यहाँ से कूद के इस बीएसएनएल पे आ जाएगा, बीएसएनएल वाला वी आई पर, अब वी आई वाला जियो पर जाएगा, जाएगा कोई जी? जिसका कस्टमर है जही ना रहेगा, जिसका कस्टमर है जही ना रही है, नहीं भागेगा भाई, यहाँ भी वही, वहां भी वही, वहां भी वही, सबका मुनाफा बढ़ जाएगा। तब जब चारों समझौता कर लेगा, तब क्या हो जाएगा, एक के विक्रेता न हो जाएगा। एक विक्रेता किस में होता है, मोनोपोली में ना होता है, तो ये चारों मिलके मोनोपोली नहीं हो जाएगा। समझिए कैसे बनता है। अगर आप जियो के आने के पहले अगर आप देखेंगे, तो भारतीय बाजार में कई कंपनियां थी। उसका मैं अगर नाम लिखूं, तो यहाँ देखिए, एयरटेल, एयरसेल, है ना, और एयरसेल पर गाना भी भोजपुरी में निकला था, बड़ी बढ़िया फेमस गाना निकला था। अच्छा, उसके बाद जो है आप देखेंगे तो टाटा इंडिकॉम, टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो, एस्टेल, है ना, एस्टेल, वोडाफोन, आइडिया, है ना, आ, रीम, इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां भारतीय मार्केट में थी, जो टेलीकॉम सेक्टर में जो है सर्व है। रिलायंस, देखिए नाम भूलिए गए, रिलायंस, बीएसएनएल, इस तरह से दर्जनों कंपनियां भारतीय बाजार में सर्विस दे रही थी। किसका, किसका सर्विस दे रही थी, कान में जो लगाते हो, हेलो हेलो, फोन, टेलीकॉम सेक्टर, दूर संचार सेवाएं। और जो रिलायंस थी वो एकदम घाटे की कंपनी थी, एयरसेल घाटे में चल रही थी, है ना, और कॉल रेट भी महंगा था। अचानक सा एक कंपनी अपनी नाम बदल करके बाजार में आती है, या नई कंपनियां बाजार में आती है, जिसको पहले कोई नहीं पूछता था, जिसको पहले मरा हुआ था, अब आया नाम से जियो, पहले मरा हुआ था, नया नाम लेके आया, जियो। क्या नाम लेके आया, जियो। ये मरल था पहले, रिलायंस, समझ रहे हैं ना, पहले क्या था, वो मरल था, अब बाद में नया नाम आया, जियो। कैसे जियो, का जो जो मेरे पास आएगा हम सबको फ्री में सर्विस देंगे, 1 साल फ्री सर्विस, एकदम 5G अनलिमिटेड यूज करते रहो। अब तो 5G चलाने मोबाइलो चाहिए ना, 5G का कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइलो दे रहे हैं, ले लो मोबाइलो, एक बार खरीदो सिम और मोबाइल, 1 साल चलाते रहो फ्री में। अगर जिसके पास दूसरा सेट है ना, हम देते हैं उसको डोंगल, एक ठो 1,000 1200 का, 1400 का डोंगल, डोंगल लगाओ, अब 5G की स्पीड में चलाओ। तो हम भी जल्दी से एक ठो खरीद लिए, बोले चलो भैया, मार्केट में जब तक सस्ता सामान मिलता है तब तक खरीदिए लो, बाद में तो महंगा होबे करेगा, ठीक है। और सस्ता लेके, देखिए जब मेरे जैसा कस्टमर दूसरे शिफ्ट में दूसरा हो गया, तो और कस्टमर को तो छोड़ दो। तो जो कस्टमर और कंपनियों के थे, सारी कंपनियों के कस्टमर चले गए किसके पास,
जियो के पास। अब मरने के लिए कोई नहीं बचा, सब जियो के पास आने लगा। और बड़ी भारी संख्या में जियो जब देखा कि हमारा कस्टमर दूसरे को छोड़कर हमारे पास आ रहा है, कहा 1 साल और फ्री, 1 साल और फ्री। ऐसा करने से क्या हुआ, बहुत सारी कंपनियां, जैसे एयरसेल था, टाटा इंडिकॉम था, टाटा डोकोमो था, एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था, सबका खत्म, आइडिया हो गया, सब मर गया। जैसे आया जियो, बाकी सब मर गया। मर गया कैसे, मर जाने का मतलब है उन कंपनियों को घाटा होने लगा। और घाटा जब होने लगा तो जितनी कंपनियां थी सब मार्केट को छोड़ दी, मजबूरन छोड़ना पड़ गया बाजार को। और जब बाजार को छोड़ दिया तो बचा कौन, कौन बचा, यही बचा एयरटेल, बीएसएनएल, वीआई। और जियो को वीआई तो पहले नहीं था, इसमें मिस्ट्री है। ये जो आप वोडा और आइडिया देखते हैं ना, ये कहा भैया मर जाओगे, नहीं जाओगे जियो के साथ तो। क्या कहा कि मर जाओगे, तो दोनों मिल गया, बोलो दोनों मिल जाओ, तो वो वोडाफोन और जो आइडिया अलग अलग था ना, कहा दोनों मिल जाते हैं, भी आई हो जाते हैं। तो ये भी आई हो गया, बाकी सारा कंपनी खत्म। छोटी छोटी कंपनियां मार्केट से खत्म। क्यों खत्म, उसको घाटा होने लगा, और बड़ा घाटा होने लगा। तो बाकी जियो जब आया, बाकी सबको मार दिया। और ये जो देखते हैं एयरटेल, बीएसएनएल, भी आई, जियो, अब बीएसएनएल बन गया कछुआ। बीएसएनएल का चलो ने हमको तुम थोड़े कुछ कर पाएगा, हमारे टावरवा से तुम चलेगा। तो बीएसएनएल को बनाए रखना मजबूरी हो गया। तो बच गया बाजार में कौन कौन, एयरटेल, बीएसएनएल, भी आई और जियो। भी आई मतलब वोडा आइडिया। बाकी सारी कंपनियां बाजार से खत्म। अब जब सारी कंपनियां खत्म हो गई, जब इतनी ही बची, तब तीनों क्या क्या कहा, देखो अब तो कोई है नहीं बाजार में, हम ही तीनों हैं। ऐसा करो, तीनों समझौता करो, गुप्त समझौता, है ना। चारों मिलके समझौता कर लिया। कहा कि हम जब, एक तो सरकारी बीएसएनएल था ना, ये भी उसमें शामिल। कहा चलो जब टैरिफ बढ़ाएंगे सब बढ़ाना। तो जब टैरिफ धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, साल भर फ्री वाला से, अब तो वो कितना महंगा हो गया है कि कम से कम 299 का, अगर वो 28 दिन का, उसका महीना 28 दिन का लगता है, 30 दिन का नहीं होता, 28 दिन का महीना है। तो ये बीएसएनएल बेचारा जो है सरकारी क्षेत्र की कंपनी, ये थोड़ा सा दूर रहा, बाकी तीनों मिल गया। अब बीएसएनएल को ग्राहक नहीं था, कम ग्राहक था, क्योंकि बीएसएनएल कर्मचारी बड़ी ऐंठता था। कब खराब हो गया फोन, तो खराब है इसलिए ये नहीं रहा है फोन। जो उसका एम्प्लॉई सब था बड़ी ढीठ, जैसे सरकारी कर्मचारी सब जो होता है ना, बिना घूस दिए जल्दी काम नहीं करेगा। इसको कर्मचारी का वही हाल था, यही सब डुबाया है बीएसएनएल को। नेटवर्क गायब है तो गायबे है, रिपेयर नहीं कर रहा है ना। इसरो वाला का चलता है इंटरनेट बीएसएनएल से, है ना। और दूसरे का जो है ये हालत कर दिया। एयरटेल, अब वी आई और जियो तीनों मिल गया, का अब तीनों जीते हैं, बाकी तो मर गया। और तीनों समझौता कर लिया, और समझौता करके अब बाजार में कीमत को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब कुछ कंपनियां बची, तो वो पहले क्या किया, फ्री सर्विस दिया, एकदम जीरो कॉस्ट पर, जीरो कॉस्ट तो वो ले लिया जितना लगा, जीरो प्रॉफिट पर। और उसके बाद क्या किया, जब छोटी कंपनियां बाजार से चली गई, तब सब मिल गया। और मिल करके अब क्या हो गया, एक जैसा व्यवहार हो गया। यानी मिल के ये कार्टेल बना लिया, इसको क्या कहते हैं बनाना, इसको कार्टेल बनाना कहते हैं। और जैसे ही ये कार्टेल बनाया, जियो, वीआई और एयरटेल, तो इसको हम लोग कहते हैं एकाधिकारी शक्ति मिल गया इनको, कि बढ़ाएंगे तीनों, घटाएंगे तीनों। कभी घटाया है क्या, कभी नहीं घटाया है, बढ़ाया है, और बढ़ाते जाएगा, तीनों को मुनाफा होगा। अब तीनों का बाजार पर एकाधिकार हो गया है, मोनोपोली हो गया है। और वह जानता है कि भाई जो हमारा सर्विस है, उसका डिमांड जो है वो क्या है, इन इलास्टिक है। तो कीमत कितनों बढ़ाएंगे, तो सर्विस तो लेवे करेगा, है ना। इसीलिए अगर आप रिचार्ज खत्म हो गया, तो भैया 4 दिन के बाद फोन नहीं आएगा आपको। अब पहले क्या था, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, फोन आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा।
मेरे पास में भी टेलीनॉर का सिम है, फोन लगाओगे तुरंत लग जाएगा। हम रिचार्जो नहीं कराए 1.5 साल 2 साल से, जब रिचार्ज नहीं कराते हैं। 10 रुपया पड़ल है तो पुरनका सिम है। नयका में नहीं कराओगे 10 दिन गया तो कॉलो नहीं आएगा, जाएगा तो नहीं है। ये मनमानी है टेलीकॉम, ये एक अधिकार मोनोपोलिस्ट का। जब ईडी लेस देन 1 हो, और ये जब एक मिल गया, मिलके एक हो गया, इसको क्या कहते हैं? कार्टेल बनाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेल बनाना। समझ गए? तो पहले छोटे छोटी कंपनियों को बाहर करो, कैसे? सस्ता सामान बेच के। और जब छोटी छोटी कंपनियां बाजार से बाहर हो जाएंगी, तब क्या करना है? जो 2 4 कंपनी बचेगी, उसके साथ समझौता कर लेना है। और समझौता कर लेने के बाद कंज्यूमर को चूना लगाते रहना है ना? कंज्यूमर को चूना लगाते रहना है, लेकिन वाइट कभी नहीं होना है, चूना लगाते रहेगा। कार्टेल बनाना कहते हैं। जब 2 4 कंपनियां मिलकर समझौता कर ले, गुप्त समझौता या जिस तरह का समझौता कर ले, और बाजार पर जो एक एक अधिकारी पावर जमा लेता है, यही कार्टेल है। अब समझ गए होंगे कार्टेल। और इस स्थिति को स्ट्रॉन्ग मोनोपोली कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग मोनोपोली, शक्तिशाली एकाधिकार कहते हैं। कार्टेल जब बना लिया, तब वह वस्तुओं की कीमत तय करता है और सभी उद्योगों को उससे लाभ होता है। यानी वोडाफोन आइडिया, यानी VI जो है, एयरटेल जियो, अब क्या है? मुनाफा सभी को है, क्योंकि सब कीमत बढ़ा रही है। उसी तरह से पेट्रोलियम कंपनियों को लेके चलेंगे, तो पेट्रोलियम कंपनियां भी क्या है? ओलिगोपोली का उदाहरण है। लेकिन सभी पेट्रोलियम कंपनियां आपस में समझौता कर लिया है, और कीमत बढ़ाएगा तो आधा रात को जब सब सोएगा, तब पेट्रोल जागेगा, तब उसका कीमत बढ़ेगा। सारी कंपनियां बढ़ा देगी। ये नहीं कि वो जानता है कि भाई इतना तो डिमांड होने है, तो हम कमो बेचेंगे तो दूसरे का थोड़ा ज्यादा बिकेगा। तो इतना डिमांड होने है, इसलिए सब कीमत बढ़ा देता है। ठीक है? क्या करता है? कीमतवे को बढ़ा देता है। अब 2 घूंट हमको पीने दो। चले? अच्छा, ये क्या हो गया? क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग मोनोपोली। जब कार्टेल बना लेती है कंपनियां, कुछ कंपनियां मिल करके, कुछ फर्म उद्योग मिल करके, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग मोनोपोली। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग मोनोपोली। शब्द का टर्म ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग मोनोपोली किसको कहते हैं? जब कुछ कंपनियां मिलकर गुप्त समझौता करके कार्टेल बना लेती है, तो वो एक मोनोपोली का रूप हो जाता है, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग मोनोपोली कहते हैं। ठीक है क्या जी? सदानंद, मुकेश जी, चंदन, समझ में आ गया ना स्ट्रॉन्ग मोनोपोली? ओलिगोपोली मार्केट में जब कार्टेल बना लेता है कुछ विक्रेता, तो उसको स्ट्रॉन्ग मोनोपोली कहते हैं। अब इसको समझिए, एक ग्राफ से समझिए, हम ग्राफ से समझाना चाहते हैं। इसको हम लोग ग्राफ में समझते हैं। यहाँ पर हम कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस को रखते हैं। इस एक्सिस पर आउटपुट को रखते हैं। ठीक है? अब मान लीजिए जब तीनों कार्टेल बना लिया, और जो उसका AR होगा, मान लेते हैं उसका ये AR है, TAR कहते हैं, TAR नाम दे देते हैं, तो MR इसके नीचे होगा, TMR। और जो कंबाइंड MC कर्व होगा, वो ऐसे होगा, कंबाइंड MC, जिसको लिख देते हैं TMC। क्या लिख देते हैं? TMC। तो जहां MR MC इक्वल होता है, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और यहां पर देखिए, इस कीमत पर फर्म को सबसे अधिक क्या होगा? मुनाफा होगा, जब ये कार्टेल बना लेगा तो। ठीक है? क्या करेगा? जब कार्टेल बना लेगा, तब इस प्राइस पर इसको सबसे अधिक मुनाफा होगा। अब देखिए,
ये ये देखिए, अब अगर इंडिविजुअल फर्म की बात करें, जैसे मान लीजिए फर्स्ट और टू का जो एमसी होगा, MC1 MC2 चूंकि अलग अलग होगा, तो मार्केट में टोटल प्रोडक्शन दोनों का तो OQ इतना होगा, लेकिन दोनों का अगर अलग अलग चलेंगे तो दोनों का अलग अलग कितना होगा, ये देखिए, इसका इस प्राइस पर इतना, इसका देखिए इतना, ये Q1 Q2 और ये Q3, यानी कि OQ3 जो होगा वो फर्म 1 और 2, क्योंकि इसी पर अगर दोनों का देखेंगे इस MCMR पर, तो यहाँ और यहाँ यही दोनों MC1 MC2 को जोड़कर ये TMC बना है, तो इसका OQ1 इसका OQ2, OQ1 प्लस OQ2 के बराबर होगा, और यहाँ पर इसी प्राइस पर फर्म को सबसे अधिक लाभ होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नेक्स्ट चलते हैं अब। हाँ, ये तो हो गया आपका। अब इसके अंतर्गत देखेंगे हम दूसरा। हम्म, ये गुटबाजी में आपने देखा है ना। अब दूसरा चलते हैं, प्राइस अंदर प्राइस लीडरशिप में चलते हैं। प्राइस लीडरशिप में दूसरा, अंडर प्राइस लीडरशिप, है ना, कीमत नेतृत्व के अंतर्गत। कीमत नेतृत्व में, कीमत नेतृत्व कब होगा, पहले इस बात को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए उद्योग में कई फर्म है, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, और मान लीजिए ये 1000 यूनिट उत्पादन करता है, ये 10 यूनिट, ये भी 10 यूनिट, ये 15 यूनिट, मान लीजिए। जब बाजार में कई फर्में होती हैं, तो जो सबसे बड़ी फर्में होती हैं जो बाजार के अधिकांश भाग का उत्पादन करती है, ठीक है, तो वही कीमत निर्धारण करता है। बाकी जो छोटी छोटी फर्में हैं ये बाजार को प्रभावित नहीं कर सकती हैं, इसलिए जो है, हाँ, जो बड़ी फर्में होती हैं वही कीमत निर्धारण करती है। छोटी फर्मों का बाजार पर अधिकार कम होता है, ये बाजार को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो इसमें क्या होता है, प्राइस लीडरशिप में जो बड़ी फर्में होती हैं वो कीमत का निर्धारण करती हैं। तब जब कई फर्में हों और एक फर्म दो फर्म जो है अधिक उत्पादन कर रहा हो, उसको कहते हैं लीडर फर्म, और वही क्या करती है, बाजार में कीमत का निर्धारण करती है। अगर इसको हमको समझना है तो इसके लिए हमको फिर एक ग्राफ पर चलना होगा, है ना। प्राइस लीडरशिप पर जो ज्यादा उत्पादन करेगी वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो कीमत का निर्धारण करेगी, जो अधिक उत्पादन करेगी। देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आउटपुट, वाई पर क्या रखेंगे, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। भले हम टाइम ले रहे हैं, लेकिन आपको पूरा डिटेल से जो है, आपको जितनी जरूरत है उतना आपको हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए,
अगर हम यहाँ पर हम बनाना चाहें क्या, ए आर आपको मालूम है और एम आर इसके नीचे होगा, ए आर और ये एम आर। मान लीजिए दो फर्में हैं और दोनों का जो है एम आर, दोनों का एमसी कर्व जो है इस तरह से है। एक का मान लीजिए एम सी वन ये है, दूसरे का एम सी कर्व ये है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां एम आर एम सी इक्वल होगा, यही ना, जहां एम आर एम सी इक्वल होगा। जैसे फर्स्ट फर्म है, ये देखिए ई पॉइंट पर, दूसरा यहाँ ई टू मान लेते हैं, ई टू। और इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन होगा इक्विलिब्रियम पर, यहाँ देखिए कितना होगा, इतना प्राइस होगा यहाँ पर, और इसका कितना होगा, उसी तरह से चलेंगे हम लोग। ये, और यहाँ पर इतना, अगर इसको हम इधर लेके आ जाए, इतना, यहाँ इतना, इसको हम पी पी वन नाम दे देते हैं, एम एम वन नाम दे देते हैं। फर्म ए, अगर यहाँ पर देखेंगे फर्म ए का, तो इक्विलिब्रियम कहाँ है, इक्विलिब्रियम कहाँ है, ई पॉइंट है, ई वन है, और ई वन पर कितना है, ई वन पर ये देखिए इतना प्राइस है, या ओपी वन, प्राइस कितना है, ओपी वन, आउटपुट कितना है, यहां से लेके यहां तक क्यू तक, ओ क्यू, इसको वी क्यू नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसको क्यू वन, क्यू टू, ओ क्यू है वन। और दूसरा फर्म बी का अगर लेके चले, फर्म बी, तो इक्विलिब्रियम कहाँ है, इक्विलिब्रियम कहाँ है, यहाँ है, इस ई टू पर, ई टू पॉइंट पर। और यहाँ पर कितना उत्पादन कौन कर रहा है, आ, इसका आउटपुट कितना है, आउटपुट यहां से यहां तक ओ क्यू टू। तो यहाँ प्राइस कितना होगा ये बता दीजिए। तो यहाँ पर जो लीडरशिप होगा प्राइस, है ना, कौन सा प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, लीडरशिप प्राइस, प्राइस जो डिसाइड होगा कितना होगा, जो अधिक उत्पादन करने वाली है फर्म, तो ये है, यानी कि पहला फर्म है, और ये कितना कीमत डिसाइड किया, इतना, है ना, यानी कि इतना। तो यहाँ पर कीमत जो डिसाइड होगा ये इतना डिसाइड होगा, कि कब, प्राइस लीडरशिप के अंतर्गत जो बड़े उत्पादक होंगे, जो अधिक उत्पादन कर रहे होंगे, वो उसका जो है मार्केट पर अधिक प्रभाव होता है, और वही कीमत को डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर कीमत जो डिसाइड होगा, चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद जिक्र होता है, ये तो ओलिगोपोली मार्केट में आपने इस तरह से पढ़ा, और इसके बाद जिक्र होता है ओलिगोपोली मॉडल की। क्या मॉडल की, ओलिगोपोली मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में जो है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जो क्रम होता है, बढ़ते से घटते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में, उसमें सजाने के लिए कई बार इसमें पूछा जा चुका है इसको। देखिए इसीलिए हमने इसमें इसमें लिख दिया, और किसने दिया, कभी मैचिंग में क्वेश्चन दे देता है, या कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे देता है ना, कालक्रमिक अनुसार, कालक्रमानुसार सजाइए। तो ओलिगोपोली के कई मॉडल है जो डिसाइड करते हैं कि ओलिगोपोली में कैसे प्राइस डिटरमिनेट होता है। और इसी में डुओपोली की भी चर्चा है। देखिए जहां ओलिगोपोली को आप क्या कहते हैं, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का आप अल्पाधिकार कहते हैं, जहां कुछ विक्रेता होते हैं, है ना, थोड़े विक्रेता, क्या होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं समान वस्तुओं के। इसी इम्परफेक्ट मार्केट में एक डुओपोली का जिक्र होता है, जिसको हम लोग कहते हैं द्वयाधिकार। द्वयाधिकार मतलब यहाँ पर दो विक्रेता होते हैं, और भी मार्केट के कई रूप होते हैं, है ना।
इसमें दो विक्रेता होते हैं किसी भी वस्तु के, दो विक्रेता ड्यूओपोली में, है ना। चलिए, हालांकि इकोनॉमिक्स में जो थ्योरिया है वो बदलते रहती हैं। जैसे ड्यूओपोली में पानी का जिक्र है, तो अभी पानी का बाजार जो है वो तेजी से चढ़ा है, जबकि उसी समय जिक्र था। तो अगर हम ओलिगोपोली बाजार की बात करें, तो सबसे पहले हम देखें कुर्नो का मॉडल है ना। एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, कुर्नो ने दिया था। बर्ट्रेंड का मॉडल है 1883 में, ये भी फ्रांसीसी थे। एजवर्थ है 1897 में, इटालियन। और एक कौरदार मांग वक्र है, किंग डिमांड कर्व है, जो पॉल एम स्वीजी ने दिया था। और पॉल एम स्वीजी का जो मॉडल है, यहाँ पर जो पॉल एम स्वीजी का जो कौरदार मांग वक्र है, वो बहुत ही पॉपुलर है। और उसको कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम्स में, और जो बिहार बीपीएससी के एग्जाम्स है, जो पीजीटी के लिए एग्जाम्स हुए, या फिर अदर स्टेट जैसे यूपी पीजीटी या हरियाणा पीजीटी, हिमाचल पीजीटी, राजस्थान पीजीटी, मध्य प्रदेश पीजीटी, है ना। ईएमआरएस का जो एग्जाम होता है, केबीएस का एग्जाम होता है, एनबीएस का एग्जाम होता है, वहां भी ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। तो इसका नाम आप जरूर नोट कर लीजिए कि ये मॉडल किसने दिया, है ना, और कब दिया। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने की बात हो जाएगी, तो हम इसको कैसे सजाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आज बात करते हैं कौनदार मांग वक्र की, किंग डिमांड कर्व की। ये किंग डिमांड कर्व क्या है? किंग डिमांड कर्व, और आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम जो होगा कहाँ होगा? जहां एम आर और एम सी इक्वल होता है। ये आपको पता है, यहां पर डिसाइड। चलिए चलते हैं, देखिए कौनदार मांग वक्र पॉल एम स्वीजी 1939, किसने दिया है? पॉल एम स्वीजी ने। ओलिगोपोली मॉडल जो अभी तक आपने देख रहा था कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसी क्रम में 1930 का जो दशक है, 1939 से लिखा गया है, 30-40 का दशक, 1930 का दशक होगा। तो ओलिगोपोली मॉडल में इस बात पर अब जोर दिया जाने लगा कि जो डिमांड कर्व होता है उसमें एक कोना होता है। क्या होता है? एक कोना होता है। कहाँ कोना होता है? डिमांड कर्व में। जो ए आर कर्व है, ए आर कर्व में एक कोना होता है। अब वो कोना क्या है उसको देखते हैं। कहा कि वो अल्पा अल्पाधिकार मांग वक्र में जो है, ए आर में जो है, एक कोना होता है। कोना मतलब ऐसे सीधा जा रहा है तो ऐसे पेपर हो गया, कोना होता है। कैसे कोना होता है? तो ये ऐसे देखिए, जैसे ये मान लीजिए ए आर कर्व है, तो यहाँ एक कोना होता है ऐसे, है ना। ये कोना, या फिर ऐसे, ये कोना, है ना। क्या कहा? इस तरह से कोना होता है। अब कोना का मतलब क्या है? जैसे हम लोग कोना कोना खेलते हैं ना, कोना कोना बचपन में याद है, एक कोना से भाग के दूसरा कोना। अब कोना कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोना गया तो गया। तो कहता है कि यहाँ पर मोनोपो ये जो ड्यूओपोली सॉरी ओलिगोपोली मार्केट है, यहाँ पर कहना है पॉल एम जी का कि ए आर कर्व में एक कोना होता है, और उस कोने के नीचे जो डिमांड होता है वो इनलास्टिक होता है, और उसके ऊपर जो होता है वो इलास्टिक होता है मंदी के बाजार में। और उस केस में उस कोना से कोई हटना नहीं चाहता है। वो प्राइस स्थिरता को बताता है कि उसी प्राइस पर उत्पादक बेचता रहेगा, उसी प्राइस पर बना रहेगा। देखिए, जो हमने आपको कहा वही चीज यहाँ पर हम लिखेंगे। क्या कहा इसके अंदर? मांग वक्र में एक कोना होता है जो वर्तमान मूल्य होता है ना, और उस स्थिर, और वह स्थिर रहता है। यहाँ कीमतें न तो कीमतें कम होती हैं और न ही कीमतें बढ़ती हैं। अर्थात इस कोण बिंदु पर कोना में मांग की लोच बेलोच होती है, अर्थात बेलोचदार मांग वक्र का सामना करता है। अब ये कैसे होता है इसको समझाते हैं आपको हम। जैसे देखिए, कोना कैसे होता है, खेलते हैं कोना कोना कौन कोना। ठीक है, मांग वक्र में क्या होता है? एक कोना होता है। अब ये कोना क्या बताएगा, है ना। ये कोना क्या बताता है? आउटपुट रखते हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग कॉस्ट रखते हैं, रेवेन्यू, है ना, प्राइस।
या प्राइसे रख दीजिए। तो इनका मानना था ये जो हमारा ए आर कर्व है इसमें एक कोना होता है इसे। अब ये कोना क्या कहता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ज्यादा भी बना सकते हैं, यहाँ पर कम भी बना सकते हैं, आपका मन है जैसे बनाइए। तो हम बनाते हैं अपना सिंबल लेके, जैसे मान के चलिए ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा ये है। अब देखिए कोना, तो जैसे यहाँ कोना बना, तो यहाँ पॉल एम सूजी का मानना था कि ये जो अल्पाधिकार मांग वक्र होता है, एयर होता है, ये कोना होता है यहाँ पर, और यही वर्तमान कीमत होता है। इससे ना कीमत बढ़ाने का किसी का इच्छा होता है, ना किसी को घटाने की इच्छा होता है, ना ही वह घटा सकता है। और जैसे ये कोना होता है, तो कोना सिर्फ वही नहीं होता है, कोना इसके एमआर में भी होता है। जैसे ये देखिए, और कोना कहाँ होता है, सिर्फ इसमें नहीं होता है, कोना एमआर में भी होता है। देखिए यहाँ ऐसे ब्रेक हो गया एमआर, ये कोना होता है। और यहां से ना किसी को कीमत को बढ़ाने की हिम्मत होती है, ना किसी को घटाने की हिम्मत होती है। जैसे मान लीजिए ए आर है ना, सॉरी माफ कीजिएगा एसी, तो एमसी उसको मिनिमम पर काट के जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर आउटपुट जो है इतना है, और यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू इतना है ना, और ये प्राइस है। तो ये जो प्राइस डिसाइड हुआ कोना के, किंग कोना ओपी, संतुलन बिंदु के पर है, सॉरी ई पर है ना, ई पर है। यहां पर जो है कीमत कितना है, ये के ई, सॉरी के क्यू, या फिर ओपी। और के क्या है, के क्या है, कोणदार है, के फॉर किंग्ड, है ना, कोणदार। के पर क्या है, कोना है। और इस कोना से जो है, अगर हम इसका कुछ नाम दे दें यहाँ पर, आ, एक हिस्सा ये ऊपर वाला, एक हिस्सा ये नीचे वाला, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ डी दे देते हैं, और यहाँ दे देते हैं क्या, पी, क्या नाम देते हैं, पी दे देते हैं, पी। तो पी के भाग जो है, पी के भाग ये अधिक लोचदार है। क्या हुआ, अधिक लोचदार है, ऐसा पॉल सूजी कहना है। और केडी भाग जो है ये कम लोचदार है या बेलोचदार है, कम लोचदार या बेलोचदार। इसका मतलब क्या है उसको समझिए। अगर फर्म इस प्राइस से कम कीमत करना चाहता है, कीमत तो कम कर लेगा लेकिन डिमांड नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, डिमांड नहीं बढ़ेगा। अगर वो कीमत को बढ़ाना चाहता है, बढ़ा तो देगा कीमत, लेकिन अन्य फर्म में कीमत नहीं बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा, इसका मुनाफा घट जाएगा। तो पॉलिसी जी कहना है कि चाहे मंदी की दशा हो या तेजी की दशा हो, डिमांड कर्व में एक कोना होता है जहां कीमत स्थिर रहता है। किसी फर्म को ये हिम्मत नहीं होती उससे कीमत को बढ़ा ले या कीमत को घटा ले। अगर कीमत घटाता है तो उसका बिक्री बहुत नहीं बढ़ पाएगा, और अगर कीमत को बढ़ाता है तो बिक्री उसका बहुत कम हो जाएगा, इसलिए लाभ कम होगा। ताकि इसी स्थिर प्राइस पर जो है उसको लाभ सबसे अधिक होगा। ये पॉल एम सूजी कहना है। ये किस स्थिति में, तो ये मंदी की स्थिति में, मंदी की स्थिति में, मंदी में, किसमें, मंदी में, ठीक है, एक कोना होता है। अब चलते हैं तेजी की स्थिति में क्या होता है। चलिए, ये मंदी के बाजार में आपने देखा अभी,
अगर आप फिर से बनाना चाहें तो इसको बना लीजिए मेरे साथ। मंदी के बाजार में, है ना, यहाँ पर कीमत को, यहाँ पर आउटपुट को, ये हमारा डिमांड कर्व है। उसके बाद फिर ऐसे डिमांड कर्व है, डी ए आर कह सकते हैं, या कोना को हम के कहेंगे। इसको मान लीजिए पी नाम दिए। ये एक कोना होता है यहाँ पर, डिमांड कर्व में एक कोना होता है। उसी तरह से यहाँ पर एम आर में भी एक कोना होगा। यहाँ ये देखिए यहाँ पर, और जो एसी कर्व है उसको एमसी उसके मिनिमम पर काट कर जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, और इसी प्राइस पर उसको जो है सबसे अधिक मुनाफा होगा। इस प्राइस पर, प्राइस इतना, और यहाँ पर जो के देख रहे हैं इसके ऊपर वाला भाग ई ग्रेटर देन 1 है, और नीचे वाला भाग यानी पी के भाग जो है, पी के भाग पर जो ईडी है वो ग्रेटर देन 1 है, और के डी भाग इस भाग पर जो ईडी है वो लेस देन 1 है ना। तो इससे नीचे कीमत कर नहीं पाएगा, इससे अधिक भी कीमत नहीं बढ़ा पाएगा। यानी प्राइस स्थिरता की स्थिति होती है कहाँ? कीमत स्थिरता या कीमत दृढ़ता। कीमत दृढ़ता का जिक्र होता है प्राइस रेजिडिटी। प्राइस रेजिडिटी का जिक्र होता है कहाँ? अल्पाधिकार में। ये किसने कहा? पॉल एम स्वीजी। किसने कहा? पॉल एम स्वीजी ने। पॉल एम स्वीजी के अकॉर्डिंग क्या है? अल्पाधिकार में कीमत स्थिरता होती है, जिससे कोई फर्म कीमत घटाने का हिम्मत नहीं होता है, ना ही उसके बढ़ाने की हिम्मत होती है। दृढ़ अनम्यता भी इसका नाम कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको? अगर दूसरा नाम देखेंगे तो दृढ़, दृढ़ अनम्यता। तो हिंदी शब्द जब यूज करेगा परीक्षा में तो देख लीजिएगा क्या शब्द यूज किया। दृढ़ अनम्यता, कीमत दृढ़ता, या कीमत स्थिरता। ये पॉल एम स्वीजी का जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। अच्छा, अब चलते हम लोग तेजी के बाजार में। तेजी के बाजार में संतुलन, इक्विलिब्रियम इन अ बाय है बाय नॉट मार्केट। तेजी की स्थिति में बायंट मार्केट, है ना, तेजी की स्थिति में संतुलन कैसे होगा? इस चीज को भी समझते हैं हम लोग यहाँ पर ग्राफ से, है ना। तेजी की स्थिति में इन्होंने कहा कि वहां भी जो है एक कोना होता है तेजी के बाजार में भी, है ना। तेजी के बाजार में भी क्या होता है? एआर में एक कोना होता है। अब कितना कोना कोना खेलेगा जी? हाँ, कोना होता है, देखो जैसे ये है, और दूसरा कोना ऐसे मारा, तो एमआर इसका नीचे आधा होगा। देखिए, तो यहां तक जो है, उसके बाद जैसे उधर आपने देखा था कि ब्रेक होता है, उसी तरह एमआर भी यहां पर चलेगा इस तरह से, डी ए आर, यहां पर किंग टू कोना, यहाँ पी। अब देखिए, एक यहाँ जो पी के भाग है तेजी के बाजार में, उसमें यहाँ ईडी कितना है? लेस देन 1 है, और पीके के बाद ये केडी भाग, केडी भाग, यहाँ पर ईडी कितना है? ग्रेटर देन 1 है। यानी इस प्राइस पर उसको सबसे अधिक लाभ होगा। यदि वह कीमत को इससे घटाना चाहता है तब क्या होगा? डिमांड का कंडीशन और सप्लाई कंडीशन गड़बड़ हो जाएगा, जैसे आपने अभी मंदी के बाजार में यहाँ पर देखा था। कीमत, डिमांड क्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, और उतने डिमांड को पूरा करने का जो है उसकी क्षमता नहीं होगी उस फर्म को, इसलिए जो है वो कीमत को घटा भी नहीं सकता है, और कीमत को
AC MC, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। अगर वो इस कीमत घटाना चाहे कि भाई कीमत घटा के डिमांड बढ़ा लेते, तो जैसे ही थोड़ा कीमत घटाएगा तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगा और उसको वो पूरा ही नहीं कर पाएगा। और अगर कीमत को बढ़ाएगा तो डिमांड बहुत घट जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा। तो अल्पाधिकार मॉडल में जो ओलिगोपोली मॉडल का जो तीन डिमांड कर्व है कि डिमांड कर्व में कोना होता है पॉल एमसूजी के अकॉर्डिंग, है ना। वो कहता है कीमत स्थिरता होती है किसमें, अल्पाधिकार के बाजार में कीमत में स्थिरता होती है, कीमत स्थिर रहता है। और वर्तमान समय में जो कीमत स्थिर है उसी कीमत पर फर्म को सबसे अधिक लाभ होता है। और किसी फर्म में ये हिम्मत नहीं होती है कि इस कीमत को कम कर सके या बढ़ा सके, यानी कीमत दृढ़ता की स्थिति यहाँ होती है। क्या होती है? कीमत दृढ़ता, कीमत दृढ़ता, है ना। आ, कीमत अनम्यता, कीमत अनम्यता, या फिर जो प्राइस राइजिडिटी आप सबने इस्तेमाल किया, यहाँ पर दृढ़ अनम्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ अनम्यता। दृढ़ अनम्यता, प्राइस रैजिडिटी ना, प्राइस। तो पॉल एम स्वीजी ने क्या कहा, कोना होता है डिमांड कर्व में, जहां वर्तमान समय में कीमत स्थिर रहती है और किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उस कीमत को वो परिवर्तित कर सके, घटा सके या बढ़ा सके। तो आपने देखा यहाँ पर आज के इस क्लास में कि पॉल एम स्वीजी का जो डिमांड कर्व है, जो किंग डिमांड कर्व है, वो क्या कहता है यहाँ पर। आज का कैसा लगा हमारा क्लास, मैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको बता दूं कि हमारा नंबर है 799 114 11 92। इसको सेव कर लीजिए, हमें नाम और एड्रेस का मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्लास का नोट्स जो है वो भी आपको मिलता रहेगा और जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसका क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। क्लास का लाइव अपडेट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। हमारा नंबर नोट कर लीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, है ना। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। आ, कल मिलते हैं हम लोग फिर इसी टाइम में 9 बजे हो सकता है, 8:30 बजे हो सकता है। तो हमारे ग्रुप में आप जरूर रहिए। और कल ओलिगोपोली मॉडल का जो मॉडल है, बर्ट्रेंड का मॉडल, एजवर्थ का मॉडल और भी मॉडल है, उन सभी मॉडल को हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, कल देख लेंगे। और कल जो है हमारा मार्केट का जो सवाल है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो छूटे हुए या कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे तो उसका वीडियो हम अपलोड करके आपको दे देंगे, उसका लाइव क्लास नहीं लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर हमको इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा कि सर हमको समझने में दिक्कत हो गई, या कोई क्वेश्चन होगा तो भी मैसेज कीजिएगा। हम आपका स्पेशल क्लास, लाइव क्लास ले करके वहाँ आपको हम बता देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल फिर। थैंक यू।